तो बच्चों क्या हालचाल। तो बच्चों हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ 3 पार्ट में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उस अगर किसी ने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसी में प्लेलिस्ट में वीडियो के साथ आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों आज से हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 यानी कि नेशनल इनकम को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक हाँ, कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को कंबाइन दिखाया होता है नेशनल इनकम का, और कुछ बुक्स में इसको सेपरेट डिवाइड किया होता है। चैप्टर नंबर 3 क्या बात करता है कि नेशनल इनकम निकालने के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वहाँ पे हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। बट जो चैप्टर नंबर 4 होता है वो बताता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो मैं दोनों चैप्टर को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि दोनों चैप्टर सेम ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें एक साथ करके खत्म करते हैं, क्यों अलग अलग करने का झंझट पालना। ठीक है बच्चों, तो सीधा चलते हैं अपनी नोट्स पर और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 एंड 4 हम दोनों ही चैप्टर में नेशनल इनकम की बात करते हैं। हम नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम ये तो पता करें आखिर इनकम क्या होती है। ठीक, अब इनकम का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी तरह से पेमेंट रिसीव हो रही है तो वो क्या हो जाती है, हमारी इनकम हो जाती है। ठीक, अब जो इनकम होती है ना वो भी क्या होते हैं, दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफ़र इनकम। अब अगर सबसे पहले बात करें फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हो या किसी पर्सन को कोई गुड्स सेल कर रहे हो और उसके बदले में जो आपको पेमेंट आ रही है वो क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम। यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो और उसके बदले में वो आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो वो क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर फॉर रेंडिंग देयर फैक्टर सर्विस। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। अब अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विस चाहिए तो वो किससे लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से। और उनके हाउस फैक्टर सर्विस के लिए जो पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कर रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये इनकम बनेगी। ठीक, बेशक प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए खर्चा है क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, बट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो इनकम है। तो ये जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विस रेंडर करके कमाई है ना, इसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो अलग अलग फर्दर काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक, और यहाँ पे मैंने जितने भी ये पार्ट होते हैं ना इन्हें मेनली 3 हेड में डिवाइड करा हुआ है। तो ये जितना मैंने चार्ट बनाया प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लेना, वरना आगे आने वाले नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, अब देखो जो हमारा सबसे पहला हेड आता है वो आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा क्या है मिक्स्ड इनकम, तीसरा क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब सबसे पहले बात करें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी के यहाँ जाके जॉब कर रहा है एज अ एम्प्लॉय और वो वहाँ से कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव कर रहा है तो उसे बोला जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक, अब जो एम्प्लॉय है यानी कि अगर कोई पर्सन किसी के यहाँ जाके जॉब कर रहा है एज अ एम्प्लॉय और उसे जो पेमेंट रिसीव हो रही है वहाँ से वो किस किस तरीके से रिसीव हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई पर्सन किसी के एज अ एम्प्लॉय काम करता है तो उसे क्या मिल सकता है, सैलरी एंड वेजेस। यानी कि उसे नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो उसे कैश में पेमेंट रिसीव हो सकते हैं क्योंकि जो सैलरी वेजेस होती है वो नॉर्मली कैश में दी जाती है। दूसरा क्या है पेमेंट इन काइंड, यानी कि पेमेंट इन काइंड मतलब कि हमने उसे कैश ना देके हमने किसी सामान में उसे पेमेंट कर दी, यानी कि किसी गुड्स में उसे पेमेंट कर दी। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनी होती है दिवाली बोनस के टाइम पे ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं देती, वो क्या करती है कुछ ना कुछ गुड्स दे देती है, कुछ ना कुछ उन्हें सामान दे देती है जिसकी वजह से उन्हें क्या कहते हैं कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती एम्प्लॉयज़ को। तो उन्होंने क्या करा, एम्प्लॉय को फाइंड में पेमेंट कर दी। ठीक, थर्ड आता है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर एज तक जॉब करता है और वो वहाँ से उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद में ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उस कंपनी से रिसीव होता है। मेनली आपने गवर्नमेंट जॉब में देखा होगा। अब तो वो भी क्या होती है, हमारी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट बनती है। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई पर्सन आपके यहाँ 30 से 40 साल जॉब करके गया है और वो रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरमेंट के बाद आपका भी फर्ज बनता है कि उसे उसकी रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहो ताकि वो अपनी जो बाकी की लाइफ है वो ईजिली जी सके। ठीक, तो इसीलिए जो रिटायरमेंट पेंशन होती है ना वो भी हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट बनती है। क्यों, क्योंकि देखो रिटायरमेंट पेंशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि वो हमें तब रिसीव हो रही है कि जब हम फास्ट में सर्विस दे चुके हैं। ये हमें करंट में सर्विस देने पे नहीं मिल रही है, हमने फास्ट में 30-40 साल किसी कंपनी के लिए जॉब करी है और हमें उसकी वजह से पेंशन मिल रही है, यानी कि सर्विस हम दे चुके हैं, हमें बस पेंशन अब मिल रही है। इतना क्लियर सबको, तो ये भी फैक्टर इनकम का पार्ट बनेगा। अब देखो जो फोर्थ वाला आता है ना इसे अच्छे से समझ लेना। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो भी पर्सन हमें जॉब दे रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसको,
सोशल सिक्योरिटी। अब इसे समझने के लिए ना मैं आपके लिए एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, तो प्लीज़ उस एग्जांपल को अच्छे से समझना, वरना ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी समझाने के लिए एक एग्जांपल ड्रॉ करा है। अब देखो इस एग्जांपल का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं कि कोई एक पर्सन है जो एक ए लिमिटेड नाम की कंपनी में जॉब करता है। अब ए लिमिटेड जो है ना, इसे 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी देती है, यानी कि ये पर्सन ए लिमिटेड से 1 लाख रुपए महीना की सैलरी ले रहा है। अब देखो जो भी पर्सन अगर किसी कंपनी के यहाँ जॉब करता है और उसे वहाँ से कुछ सैलरी मिलती है, तो वो उसके हाथ में पूरी सैलरी नहीं आती, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ना ईपीएफ के लिए कट जाता है। ईपीएफ मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को ना पूरी सैलरी ना देके इसकी सैलरी का कुछ हिस्सा इस ईपीएफ फंड में डाल देते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, ताकि ये जो पैसा है ना इसको बाद में इसके रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जा सके। सिंपल। अब देखो इसके पास ना 1 लाख रुपए की सैलरी आएगी और एम्प्लॉय ने बोल रखा है कि मेरी सैलरी का 8% आपको ईपीएफ में डालना है, यानी कि एम्प्लॉय ने क्या करा ना, ए लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि आप मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी का 8% ईपीएफ फंड में डाल दोगे। ठीक, तो ए लिमिटेड क्या करेगी, एम्प्लॉय की सैलरी का 8% ईपीएफ में डाल देगी। इतना क्लियर सबको? यानी कि इन हैंड इस पर्सन के पास कितनी सैलरी आने वाली है, मैं बोल सकता हूँ 92,000 आने वाली है। इतना क्लियर? अब देखो ये जो पर्सन है ये तो अपनी इनकम का 8% इसमें डालेगा। अगर इस पर्सन ने अपनी इनकम का 8% डाला है तो ए लिमिटेड जो है ना वो भी अपनी जेब से अलग से 8,000 रुपये, यानी कि 1 लाख की सैलरी का 8% 8,000 था, तो ए लिमिटेड भी अपनी जेब से 8,000 रुपये अलग से इस ईपीएफ फंड में डालेगी, यानी कि 8% यानी कि 8,000 एम्प्लॉय ने डाले, ए लिमिटेड अपनी जेब से अलग 8,000 इस ईपीएफ फंड में डालेगी, यानी कि इस एम्प्लॉय के नाम के हर महीने इस ईपीएफ फंड में कितने रुपए डालेंगे, 16,000 रुपये। 8,000 एम्प्लॉय ने डाले, 8,000 ए लिमिटेड यानी कि जिस कंपनी ने इस पर्सन को जॉब दी है वो इसमें डालेगी। इतना क्लियर सबको? तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे बोला जा रहा है कि ये जो 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कराया ना एम्प्लॉय के नाम का एक्स्ट्रा, वो भी हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। इतना क्लियर सबको? यानी कि एम्प्लॉय ने क्या करा, 8,000 रुपये अपनी सैलरी के डाले, मैं रिपीट कर देता हूँ, और फिर ये अगर एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी का 8% डाला, यानी कि 1 लाख की सैलरी 8% 8,000 ईपीएफ में डाला, तो जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो भी कंपनी इस पर्सन को जॉब दे रही है वो भी क्या करेगी, अपनी जेब से अलग से, इसकी सैलरी से अलग से अपनी जेब से 8,000 निकाल के इसमें डालेगी। तो इसके जो 8,000 है ना वो भी हमारे नेशनल इनकम फैक्टर इनकम में इंक्लूड होंगे, और वो अगर फैक्टर इनकम में इंक्लूड हो गए तो वो अल्टीमेटली जाके नेशनल इनकम में भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब एक चीज़ आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि यार ये जो 8,000 रुपये एम्प्लॉयर ने डाले हैं ना, हमने सिर्फ ये इंक्लूड करे, बट ये जो एम्प्लॉय ने 8,000 रुपये डाले हैं हमने इसको इंक्लूड नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा क्योंकि हम अगर एम्प्लॉय से उसकी सैलरी पूछेंगे तो उसकी सैलरी 1 लाख रुपये ही काउंट होगी, मतलब कि ये 8,000 रुपये जिसकी सैलरी में पहले से इंक्लूड होंगे। ठीक, तो वो जो है पहले से इंक्लूड है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये जो 8,000 ए लिमिटेड ने डाले हैं ये एक्स्ट्रा हैं, ठीक, जो एम्प्लॉय के नाम के हैं, तो ये हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो आपको आई होप कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर सबको? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो फैक्टर इनकम के जो पार्ट्स है उसमें जो पहला हेड है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, उसमें जितनी भी पेमेंट आ रही है वो आपको अलग अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में सबसे पहले क्या था, सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो भी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब आगे ना आपको इनकम जब कैलकुलेट करने की बात आएगी तो ना आपको क्वेश्चंस वगैरह में काफ़ी बार ऐसे दिया होगा, डायरेक्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया होगा और उसके अंदर के पार्ट्स भी दे दिए होंगे। तो याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया गया है तो उसके अंदर के जितने भी पार्ट हैं उन्हें आप इग्नोर करोगे। सिंपल सी बात है, ये एक कंप्लीट हेड है, इसके अंदर ये सारी इनकम आ रही है, तो अगर हमें डायरेक्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मिल गया तो उसके अंदर ये सारी इनकम तो अपने आप इंक्लूड है ना, ठीक। बट अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय नहीं दिया तो हम इन सब की वैल्यू अलग से ऐड करेंगे। इतना क्लियर सबको? तो अब हम चलते हैं अगले हेड पर। देखो बच्चों, अगला हेड आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि एक ऐसी इनकम जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते आखिर ये जो अर्न करी गई है ये मेनली किस सोर्स से करी गई है। इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, अब देखो सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, जो अकेला बिजनेस चलाता है कोई भी, जैसे आपने 11th में बिजनेस वगैरह में पढ़ के आए होंगे, तो जो भी पर्सन अकेला बिजनेस करता है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर।
इतना क्लियर सबको? ठीक है। अब ये जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है ये अपने बिजनेस में अकेले सारे काम कर रहा है, तो हम नहीं बता सकते कि इसकी जितनी भी इनकम इस पर्सन की जनरेट होगी वो आखिर किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जनरेट होने वाली है। तो हम ये बोल देते हैं कि ये क्या होती है, एक तरीके मिक्स्ड इनकम होती है, जिसे हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि आखिर ये पैसा कहाँ से जनरेट हुआ है। इतना क्लियर सबको? तो अगर हम अगले हेड की बात करें वो आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी अलग अलग तरह की इनकम्स आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो नॉर्मल अगर डे टू डे लाइफ में खर्चा होता है किसी भी बिजनेस को रन करते टाइम, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बन जाता है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी कौन कौन सी इनकम आती है? सबसे पहले आता है रेंट, दूसरा आता है रॉयल्टी, तीसरा आता है प्रॉफिट, चौथा आता है इंटरेस्ट। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले रेंट आता है, यानी कि अगर मैंने किसी भी पर्सन को कोई ज़मीन किराए पे दी, कोई बिल्डिंग किराए पे दी, या और भी कोई भी ऐसी एक एसेट है जो मैंने किराए पे दी, तो उसके बदले में मुझे रेंट रिसीव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बन जाएगा। और ऑपरेटिंग सरप्लस का अगर पार्ट बन गया तो हमारा फैक्टर इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इतना क्लियर सबको? दूसरा आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी पर्सन की कोई भी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ और उसके बदले में मैं उस पर्सन को कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाता है, रॉयल्टी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ना जो ऑथर होते हैं जो बुक वगैरह लिखते हैं, तो वो अपने जो राइट्स होते हैं ना वो अलग अलग तरह की जो वो होती हैं, जो बुक पब्लिशिंग कंपनी होती है उनको राइट बेच देते हैं अपनी बुक के, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो राइटर होता है उसे बुक पब्लिशिंग कंपनी की तरफ से पैसे मिल जाते हैं और वो बुक पब्लिशिंग कंपनी अब उस बुक को प्रिंट करके आगे मार्केट में सेल कर सकती है। यानी कि बुक पब्लिशिंग कंपनी ने उस ऑथर को क्या करा, उसकी बुक के बदले में रॉयल्टी दी है। इतना क्लियर सबको? अब जो हमारा एक आता है वो आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि अगर मैंने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करा तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगा। अब जो हमारा लास्ट आता है वो आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, यानी कि कोई भी बिजनेस है अगर उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करा है तो वो क्या होगा, वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगा। अब याद रखना ऑपरेटिंग सरप्लस में ना, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी चार चीज़ आ रही है, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अब पहले से ही इंक्लूड होगा। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमें नहीं गिवन होगी तो हम रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट को अलग से कंसीडर करेंगे, सेम एज जैसे हमने कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में देखा था। अब यहाँ एक चीज़ देखो, जो प्रॉफिट है ना वो भी हमारा 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड है। ये कैसे डिवाइड है? सबसे पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आता है डिविडेंड, तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो बच्चों, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड क्या आता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में मालिक होते हैं कंपनी के, कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा उन्हें एज अ डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक, तो वो भी क्या होता है, हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता है। उसके बाद आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास पैसा बच गया, वो उसकी क्या हो जाती है, रिटेन्ड अर्निंग। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूँ, मान के चलते हैं कोई कंपनी है जिसने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ठीक, यानी कि किसी कंपनी ने पूरा 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, फिर अब इसने अगर पूरा प्रॉफिट कमाया तो इस पे इसे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलते इसने इस पे 30% यानी कि 30 रुपये का टैक्स पे कर दिया, ठीक, इसके पास बचे अब कितने, 70 रुपये। तो ये जो इसने टैक्स पे करा है ये क्या हो गया, इसका कॉर्पोरेट टैक्स। अब इसके पास 70 रुपये बचे। अब ये जो 70 रुपये है इसके पास अब बिना टैक्स की इनकम है, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये पूरा मालिक लोगों का पैसा है। अभी से इसमें से कुछ ना कुछ पैसा जो इसके मालिक लोग हैं, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर है उनको एज अ डिविडेंड बांटना पड़ेगा। मान के चलते हैं इसने क्या करा ना, 40 रुपये एज अ क्या बांट दिए, डिविडेंड बांट दिए, तो इसके पास अब कितने बचे, 30 रुपये कंपनी के पास। तो ये जो 30 रुपये है ये कंपनी के पास क्या बची है, रिटेन्ड अर्निंग हो गई, यानी कि ये पैसा क्या बचा है, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड बांटने के बाद जो पैसा बचा, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको कंपनी बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकती है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो पैसा बटा नहीं है तो वो क्या हो जाता है, रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बन जाता है। क्या होगा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं किसमें, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, हमने प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया। दूसरा आता है डिविडेंड, कि जो टैक्स देने के बाद पैसा बचा उसमें से हमने डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर को, और बाकी जो हमारे पास पैसा बच गया वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट्स हो जाता है। और सेम एज जैसे भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में देखते आ रहे थे, अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग को कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर हमें प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम इन तीनों को ऐड करने वाले हैं।
इतना क्लियर सबको? जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फैक्टर इनकम का मीनिंग आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इतना याद रखना, नेशनल इनकम में वही इनकम इंक्लूड होती है जो हमने अर्न करी होती है। अब देखो, जो हमने फैक्टर इनकम थी वो हमारी अर्न इनकम थी, तो ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। बट यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? इनकम विच इज़ नॉट अर्न, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है बट हमें रिसीव हो चुकी है, तो वो क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। इतना क्लियर सबको? अब ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या हो जाता है? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन आपको पता होगा, जैसे आपने देखा जितने भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं जो एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ ना कुछ 4-5 हज़ार रुपये महीने के उनके बैंक अकाउंट में भेजती रहती है। तो ये जो पैसा होता है ना, ये जितने भी पर्सन ओल्ड एज पेंशन के अंडर आ रहे हैं उनको तो ये फ्री में मिल गया, तो उनके लिए ये क्या होगी? ट्रांसफर इनकम। हाँ, यहाँ पे देखो ओल्ड एज पेंशन है तो ये ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये जो है हमने कमाई नहीं है, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिल गई। यहाँ हमें ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए हमने कुछ गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दी, ये गवर्नमेंट ने हमें फ्री में दी, इसलिए ये ट्रांसफर इनकम है। बट हमने जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में रिटायरमेंट पेंशन पढ़ा था ना, ये ट्रांसफर इनकम नहीं है, ये फैक्टर इनकम होगा। क्यों? क्योंकि पेंशन हमें तभी मिलती है जब हम किसी कंपनी को अपनी लाइफ के 20-30 साल या फिर हमने एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी कंपनी के लिए जॉब करी है, उन्हें सर्विस दी है, तो वो उस सर्विस का पैसा हमें रिटायरमेंट के बाद देते हैं। इतना क्लियर सबको? अब देखो ट्रांसफर इनकम में आगे क्या क्या आता है? गिफ्ट भी क्या होता है? ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। और जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, वो भी हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत थोड़ी करी है, ठीक? पैसा हमने कमाया पूरे साल मेहनत करके और उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, और गवर्नमेंट टैक्स के बदले में हमें कुछ पे भी नहीं करती है, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? वो भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट बन जाता है। हाँ, टैक्स से जो पैसा रिसीव होता है वो बाद में क्या कहते हैं, कंट्री के बेनिफिट के लिए लगाया जाता है। बट जो टैक्स की आप पेमेंट कर रहे हो उसके बदले में आपको डायरेक्टली कुछ तो पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन रिसीव नहीं हो रहा ना, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उससे हमारा बेनिफिट कर रही है कि कंट्री में कुछ उसने सुधार कर दिया या और सारी फैसिलिटी कंट्री में हमें प्रोवाइड कराई, तो वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। बट डायरेक्टली बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिलता टैक्स के बदले में, इसलिए वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। अब ट्रांसफर इनकम को ना थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल बनाया है। सब मान के चलते हैं ये है हमारे मिस्टर ए और ये है हमारी मिसिज ए, यानी कि दोनों की शादी होती है, अच्छा खासा माहौल चल रहा होता है। बट जब उनका पहला करवा चौथ होता है तो हमारे जो मिस्टर ए होते हैं वो हमारी मिसिस ए को पकड़ लेते हैं, क्या? करवा चौथ वाले दिन भाई मोमोज खाते हो। अब बताओ, मिसिस ए करवा चौथ वाले दिन मोमोज खा रही है तो मिस्टर ए को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो मिस्टर ए ने क्या करा कि मुझे तो अब डिवोर्स चाहिए, तो इनके बीच में दरार आ गई। अब मिस्टर ए पहुंच गए कोर्ट के पास कि मुझे डिवोर्स चाहिए, बट हमारा कोर्ट इतना अच्छा होता है कि वो महिलाओं का कुछ ज़्यादा ही फेवर करता है, तो वो कहते हैं कि जो मिसिस ए है वो करवा चौथ वाले दिन मोमोज खाए या कुछ भी खाए, तुझे उससे क्या लेना देना, इट्स हर चॉइस, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है, कोर्ट जो है मिसिस ए के फेवर में डिसीजन ले लेता है और इनका डिवोर्स भी हो जाता है, प्लस कोर्ट ऑर्डर देता है कि मिस्टर ए जो है मिसिस ए को हर साल हर महीने कुछ ना कुछ पैसा एज अ एलिमनी देंगे, ठीक है? तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि मिस्टर ए मिसिस ए को 20,000 रुपये हर महीना देने वाले हैं। अब यहाँ देखो, पहले पर्सन कितना खुश था शादी होती, बट जैसे ही करवा चौथ पे बीवी को मोमोज खाते हुए पकड़ा तो भाई का मुंह देखो कैसा होता गया। प्लस कोर्ट ने बोल दिया कि आप उसे डिवोर्स होने के बाद हर महीने 20-20 हज़ार रुपये भी दोगे। अब ये जो 20,000 रुपये एज अ एलिमनी मिस्टर ए मिसिस ए को दे रहा है, क्या मिसिस से इसके लिए कुछ मेहनत कर रही है? वो तो कुछ भी नहीं कर रही ना, उसे तो ये फ्री फंड में हर महीने मिल जा रहे हैं। तो ये 20,000 जो मिसिस ए को मिल रहे हैं ये क्या होंगे? हमारे ट्रांसफर इनकम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिसिस ए ने इन पैसों को कमाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करी है। इतना क्लियर सबको? आई होप कि आपको फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है ये तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बस याद रखना, जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वही हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों, जो अब हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है नॉर्मल रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी कंट्री में रिसाइड्स करता है, यानी कि किसी भी कंट्री में रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए? मोर देन 1 ईयर या 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई भी पर्सन किसी कंट्री में रुकता है तो वो उसका नॉर्मल रेसिडेंस मान लिया जाता है। या फिर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई होने का मतलब क्या होता है? कैरी आउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। यानी कि अगर कोई पर्सन जो भी पैसा कमाता है और वो पैसा खर्च किया जा रहा है 3 एक्टिविटी में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों एक्टिविटी में जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो अगर सेम कंट्री में खर्च हो रहा है जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस बन जाएगा। यानी कि अगर देखो, मान के चलो यहाँ पे हम बात करें कि जो वो पैसा कमाता है वो कहाँ, किस चीज़ पे खर्च कर रहा है। अगर उसका जो कमाया पैसा इन 3 एक्टिविटी जो हमारी कंट्री में हो रही है उन पे खर्च होता है
तो वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। वरना अगर कोई पर्सन अमेरिका में बैठ के पैसा कमा रहा है और वो पैसा अपने इंडिया में भेज रहा है अपनी फैमिली को, और उसकी फैमिली वो पैसा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रही है जो सेम कंट्री यानी कि हमारे इंडिया में हो रही है, तो भी हम उस पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंस मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो कमाया पैसा है वो इंडिया में खर्च हो रहा है। इसका मतलब जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई कर रहा है इंडिया में। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और हाँ, आप नीचे ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। सबसे पहला नोट कहता है सिटीजनशिप एंड नॉर्मल एंड नॉन रेसिडेंस आर बोथ डिफरेंट थिंग। यानी कि जो सिटीजनशिप होती है ना, यानी कि हम किस कंट्री के सिटीजन है, और नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस ये दोनों ही अलग चीज़ होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल रेसिडेंस है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं होता कि वो सिटीजन भी हो उस कंट्री का। इतना क्लियर? अगर कोई पर्सन सिटीजन है तो हो सकता है वो नॉन रेसिडेंस हो, बट अगर कोई पर्सन नॉर्मल रेसिडेंस है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिटीजन भी हो। इतना क्लियर सबको? अब सेकंड पॉइंट कहता है एनी पर्सन मे बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इवन दो ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इफ़ ही इज सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द अबव कंडीशन। यानी कि बोला है कि अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं भी है बट वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर कोई पर्सन 1 साल से इंडिया ज़्यादा आके इंडिया में रुक जा रहा है या अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करवा देता है कहाँ पे, इंडिया में, तो भी वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंस बन जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? इफ़ any person residing in the country for a period more than 1 year for education or health considered as non-residents। यानी कि देखो, अगर कोई पर्सन इंडिया में आके 1 साल से ज़्यादा रुकता है किस वजह से, एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए, तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंस कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो कौन होगा? नॉन रेसिडेंट। बट अगर कोई पर्सन इन दोनों रीज़न के अलावा आके इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रुक रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंस बन जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको नॉर्मल रेसिडेंस का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब बच्चों देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता क्या है? इन कॉमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन यानी कि जहाँ जो हमारी क्या होती है, कंट्री की बाउंड्री है वो क्या हो जाती है, यानी कि पॉलिटिकल टेरिटरी जो हमारी कंट्री का बॉर्डर है, जो हमारी कंट्री को बाकी कंट्रियों से डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी। बट इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी जाती है उसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। उसका मतलब थोड़ा ना वाइड हो जाता है। वाइड मतलब इन विच कंट्रीज पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि जिस एरिया में किसी भी कंट्री के गुड्स, उस कंट्री के लोग और उस कंट्री की कैपिटल फ्रीली मूव कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। इतना क्लियर सबको? इतना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बनवाता हूँ। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, इंडिया। ये क्या है, इंडिया। और ये है अमेरिका। ठीक। अब देखो इंडिया में सॉरी अमेरिका में कोई ना कोई एक इंडियन एम्बेसी होगी। ठीक। तो ये बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री में हमारी इंडियन एम्बेसी है तो जितने एरिया पे वो इंडियन एम्बेसी बनी होगी ना, उतना एरिया हमारे इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अब अगर हम इतना एरिया इंडिया का पार्ट मान रहे हैं तो हमारे जितने भी हमारे जितने भी इंडिया के लोग हैं वो इतने एरिया में फ्रीली घूम सकते हैं। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इस एरिया में फ्रीली मूव हो सकते हैं, कैपिटल फ्रीली मूव हो सकती है। तो ये एरिया भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सेम एज अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो ये जितने भी एरिया पे अमेरिकन एम्बेसी बनी होगी वो इंडिया का पार्ट नहीं होगी, वो अमेरिका का पार्ट बनी होगी। तो इतना एरिया किसके अंडर आएगा, अमेरिका के। तो ये एरिया अमेरिका की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट करा जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा था इन विच कंट्रीज पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि एक ऐसे जितने हिस्से में कंट्री के पर्सन गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके वो हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। और फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में लोकेटेड है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनते। यानी कि ये जो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगी। सेम एज अगर इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड यानी कि अमेरिका में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो क्या होगा, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि वो हमारी जो इंडिया है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट
बनेगी। तो आई होप बच्चों की आपको अब तक मैंने जितना पढ़ाया फैक्टर इनकम के बारे में, नॉर्मल रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस के बारे में और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं अभी आपको इतना ही लिमिटेड रखूँगा, क्योंकि इसमें आगे हमें और भी बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। तो आप बस अभी के लिए इतना रिवाइज़ करो, आगे की चीज़ हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि बुक में अगर आप 3rd 4th चैप्टर को एक साथ पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि आपको मेरा सीक्वेंस समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये दोनों चैप्टर को पढ़ाने का मेरा सीक्वेंस वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं बस बोलूँगा कि जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म होता तो मैं जितना आपको नोट्स में दे रहा हूँ उतना रिवाइज़ करो बस। बट जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा बिलीव होगा कि हाँ यार, ये सीक्वेंस कितना बढ़िया था, अब हमें चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो बच्चों, अभी तक मैंने बस जितना कराया फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस के बारे में, इतना बस अच्छे से करो। बाकी के टॉपिक हम आगे और जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको सीधा अगले पार्ट्स में। ओके बाय।